बच्चों, अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यह चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था अपना स्थान रखती है। सबसे पहला बिंदु है हमारा अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरने से पहले का युग था। आपने इसमें देखा कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो भारत है, अगर हम स्थिति को देखें यहाँ पर, तो देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता था और यहीं तक केवल सीमित था। इसको हम अंतर्देशीय उत्पादन कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, कच्चा माल जो है उसका उत्पादन होने के बाद उसको हम आदान प्रदान करते थे और उस सामान बनने के लिए उसकी ज़रूरत होती थी तो उसको इधर से उधर हम भेजते थे और मंगवाते थे। जब कच्चा पदार्थ निर्यात होता था तो उसके बाद उससे तैयार माल जो मिलता था उसका हम आयात करते थे। ये उपनिवेशवाद की बात है, यानी जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अगर हम व्यापार की बात करें तो यही वो तरीका था जिससे पूरी दुनिया आपस में या देश आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि सामान इधर से उधर और उधर से इधर जब आता जाता था तो यही आपस में लोगों को जोड़ने का एक जरिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो कई देशों के अंदर जिनका प्रोडक्शन चलता हुआ होता है। तो यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले के युग की हम बात कर रहे हैं। उस समय पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं ये व्यापार से संबंधित होती थी। हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? आपने देखा होगा कि आप मोबाइल की शॉप पर जाओ तो आपको वीवो, सैमसंग, रेडमी अनेक प्रकार के ब्रांड मिल जाएंगे। ये इसका मतलब है बहुव्यापी विकल्प। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी खरीद लो। लेकिन यदि आप 20 साल पहले जाओगे तो ऐसी विविधता बाज़ारों में नहीं थी। कुछ लिमिटेड चीज़ें थीं। आप मोबाइल खरीद रहे हो तो केवल नोकिया ही मिलता था। ऐसे आपको कई ऑप्शन उपलब्ध नहीं थे कि आप ये नहीं तो ये और वो नहीं तो वो खरीद लो। वहाँ पर कुछ ही चीज़ें होती थी और वही आपको खरीदनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा है और दूसरे देशों की वस्तुएं और सामान हमारे देश में आए हैं और हमारे देश के वस्तु सामान दूसरे देशों में गए हैं, तो पूरी दुनिया एक तरह से घर हो गई है और हर देश का सामान दूसरे देश में मिलता है और लोगों के पास में बहुत सारे विकल्प सामान खरीदने के उपलब्ध हो गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इस बार ध्यान दो, सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सके, यानी जहाँ की लेबर जो है वो सस्ते रेट पर काम कर सकती हो। दूसरा है जो बाज़ार के नज़दीक हो। आप ऐसी जगह कंपनी लगा दो कि जहाँ से दूर दूर तक बाज़ार ना हो, तो क्या सामान बिकेगा? उसको तो लाने ले जाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो बाज़ार के नज़दीक हो। तीसरी उसकी शर्त है जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। लागत तो कम लेता ही लेता हो श्रम, साथ में वह कुशल हो और आसानी से प्राप्त हो। अगली शर्त है कि जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। वहाँ शांति हो, पानी हो, ज़मीन अच्छी हो, ट्रैवल्स हो, परिवहन के साधन हो, ये सब चीज़ें हों, तभी वहाँ पर कंपनी लगाने का कोई उद्देश्य सार्थक होता है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करें। ऐसी सरकारों के पास कोई नहीं जाता फैक्ट्रियां लगाने जो कि उद्यम के प्रति कठोर हों, क्योंकि
कल को उद्यमी के साथ में कुछ घटना घटित हो जाए तो सरकार तो उसका साथ देगी नहीं। श्रम नीतियों का अगर कठोर है तो भी उद्यम नहीं लगेगा। इसीलिए अधिकतर उद्यम वहाँ पर लगते हैं और फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लगती हैं जहाँ की सरकारें उदार होती हैं इंडस्ट्री के प्रति। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आसान शर्तों पर अपनी औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं सरकारें, तो इस बात का ध्यान रखती हैं कि सरकारी नीतियाँ उनके प्रति कैसी हैं। अब अगर कठोर नीतियाँ होगी तो कोई अपना फैक्ट्री नहीं डालेगा, और नीतियाँ सरल होगी, आसान होगी, तो अधिकांश लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? निवेश। निवेश क्या है समझते हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। अब निवेश और विदेशी निवेश में अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपये हैं। आपने सोचा कि मैं जो है एक दुकान खरीद लेता हूँ, या 10 लाख रुपए आपने दुकान खरीद लिया, आपने वो निवेश कर दिया, यानी कि अब वह 10 लाख रुपए तो आपके पास हैं ही उस दुकान के रूप में, अब वह दुकान आपको किराया दे रही है, तो ये निवेश हो गया। अब मान लीजिए आपने कोई भूमि खरीद ली, तो भूमि तो उतने पैसे की हो ही गई, लेकिन प्रति वर्ष जो फसल हो रही है वहाँ पे वो आपको लाभ दे रही है, वो आपका निवेश हो गया। ऐसे ही आपने कोई उपकरण खरीद लिया, मशीन खरीद ली, तो जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा आप व्यय करते हो, खर्च करते हो, और वह बदले में आपको लाभ दे, और लाभ के पर्पज़ से आप करते हो, तो वह निवेश कहलाती है, इन्वेस्ट कहलाती है। अब आप इसको देखो कि विदेशी निवेश क्या होता है। अब सीधी सी बात है, यदि यह पैसा विदेशी कंपनी द्वारा लगाया गया है तो इसको विदेशी निवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई चाइनीज़ कंपनी भारत में ज़मीन खरीद ली है, मशीनें खरीद ली है, कंपनी लगा रही है, तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर निवेश कर लिया है। अमेरिकी कंपनी कर रही है तो इसका मतलब निवेश कर लिया है। और जब भारतीय लोग या हम ही लोग करते हैं तो वह निवेश कहलाता है, और जब दूसरे लोग करें, बाहर से आके करें, विदेशी लोग करें, तो यह विदेशी निवेश कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, जब भारत के लोग ही करें तो निवेश, और जब बाहर से आके लोग करें या कंपनियाँ आके करें इसको, तो वह विदेशी निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब बिंदु आता है कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन आखिरकार क्या है। वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। आज पूरी दुनिया एक घर की तरह है। आज रात में आप लंदन में हो, कल अमेरिका, परसों दुबई, इस तरह से कंपनियों के बड़े बड़े मालिक, उनके ऑफिसर्स, वो इस तरह से जाते आते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रत्येक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इस निवेश के कारण और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण, और ये लगातार तीव्र गति से चल रहा है। विभिन्न देश एक दूसरे से बिल्कुल इस संबंधों में एक हो रहे हैं। जैसे जापान भारत में बुलेट ट्रेन की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है, अमेरिका डिफेंस सिस्टम को देखता है बहुत ज़्यादा, रूस से हम बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, हमारा अमेरिका से बहुत अधिक व्यापार होता है, खाड़ी देशों के साथ हम बहुत सारा व्यापार करते हैं, उनसे तेल खरीदते हैं। तो प्रत्येक देश एक देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि एक देश की ज़रूरतें दूसरी देश पूरी कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ग्लोबलाइजेशन को और अधिक बढ़ा रही हैं और उसमें मुख्य अपनी भूमिका निभा रही हैं, और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का जो निवेश है वो प्रौद्योगिकी में आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे देश दूसरे देश में जा कर के अपने उद्योग लगा रहे हैं। अब भारत की यदि बात करें तो भारत में लेबर सस्ती है, ज़मीन सस्ती है, तो अधिकांश देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनियां वो चाहती हैं कि वो भारत में निवेश करें, और इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा माहौल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आके अपने सेंटर खोल सकें और अपनी ब्रांचेस खोल सकें। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, यानी इनका बेसिक कार्य क्या है विदेशी व्यापार का? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार
घरेलू बाज़ारों अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि जो घरेलू बाज़ार है उसके बाहर जाने का मौका हमारा विदेशी व्यापार देता है। यदि किसी राज्य की ड्रेस बड़ी फेमस है या किसी राज्य में कोई सामान हाथ का बनता है तो विदेशों तक जाने का मौका ये विदेशी व्यापार ही हमें देता है, और बाहर के देशों में बनी हुई वस्तुओं को अपने देश में लाने का मौका भी विदेशी व्यापार ही देता है। इस तरह से पूरे व्यापार का विस्तार लगातार होता है। दूसरे देश की वस्तुएं भारत में आती हैं और भारत से वस्तुएं बाहर जाती हैं। ये सब विदेशी व्यापार के कारण ही संभव है। इस व्यापार के अंदर कुछ समस्याएं भी हैं, प्रतिस्पर्धा है, अनिश्चितता का माहौल है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करें या नष्ट हो जाएं, जैसा कि बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरें, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के कुछ ऐसे उद्योग हैं जो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पाते। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। लगातार प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के कारण रोजगार समाप्त हो रहे हैं। बहुत सारे जो उत्पादन के हमारे उद्योग लगे हुए हैं उनमें लगातार एक तरह से प्रतिस्पर्धा और जो कंपटीशन चलता रहता है, उसके कारण कभी कभी विदेशी हस्तक्षेप के कारण भारतीय रोजगार के जो उद्योग हैं वो लगातार दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी चाइनीज़ सामान की बात चल रही है, चाइनीज़ सामान थोड़ा सस्ता होता है और उसी सामान को जब भारतीय लोग कंपनियां बनाती हैं तो वह थोड़ी उसकी जो मूल्य है वो अधिक होता है। अब वह जब बाज़ार में जाता है तो भारतीय सामान उतना नहीं बिक पाता जितना कि चाइनीज़ बिक पाता है। बेशक से वो 2 दिन चले, 4 दिन चले, लेकिन हमारे मन में एक बात रहती है कि यह थोड़ा सस्ता है तो यही खरीद लिया जाए। इसी के उलट जो भारतीय लोग, भारतीय व्यापारी और भारतीय उद्योगपति इस सामान को बना रहे हैं वे दबाव की स्थिति में रहते हैं। अब यदि वो इसे बहुत अधिक उत्पादन करे तो उन्हें यह भी भय होता है कि बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसलिए कर्मचारियों पर भी दबाव बनता है। वो लगातार रोजगार नहीं पा पाते, और अगर पा भी पा रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें या उनके काम के घंटे ये सब उनके बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि लगातार इस उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। और ये कंपटीशन लगातार विदेशी व्यापार के कारण भारतीय उद्योगपतियों को मिलता रहता है, छोटे व्यापारियों को मिलता रहता है, जिसका जो खामियाजा है वो अधिकांशतः भारतीय उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को भुगतना पड़ता है और वहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों को भुगतना पड़ता है। पूरे विश्व के व्यापार को संभालने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक संगठन बना हुआ है जिसे कहते हैं हम विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में हुई, और इसका ध्येय जो है, इसका उद्देश्य जो है व्यापार को उदार बनाना है, व्यापार का फैलाव करना है, हर देश को एक देश से जोड़ना है ताकि एक दूसरे की ज़रूरतें अच्छे से पूरी होती रहें। विकसित देशों की पहल पर ये शुरू किया गया। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, यानी कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में यह देखता है कि विश्व व्यापार के नियम क्या होने चाहिए, वो कहीं कठोर ना हो ताकि सभी देश एक दूसरे के अंतर्गत व्यापार कर सकें। यह देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, और इनकी संख्या ये सभी देशों को अपने नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है, इसलिए ताकि सभी देशों को सुविधाएं और सामान आसानी से उपलब्ध हो सके
और पूरी दुनिया की इकोनॉमी अच्छे से चल सके। इसलिए जो भी इसमें समस्याएं आती हैं उनको हटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन लगातार प्रयासरत रहता है। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों में को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। व्यापार अवरोधक आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। शुरुआत में जब हम आज़ाद हुए तो हमने विदेशी व्यापार को बैन किया हुआ था, क्योंकि हमें लगता था कि यदि ये प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो भारतीय उद्योगपति इस कंपटीशन को नहीं झेल पाएंगे। और धीरे धीरे हमने किन चीज़ों से इसको हटाया? मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम से इसको हमने हटाया ताकि देश की ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन ये इसीलिए लगाया गया ताकि भारतीय जो उद्योगपति हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो सके और भारतीय उद्योगों का उदय हो सके। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका दिया है, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं। टाटा की गाड़ियां पूरी दुनिया में चलती हैं। इन्फोसिस जो आईटी फील्ड की कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। रैनबैक्सी की दवाइयाँ पूरी दुनिया उपयोग कर रही है। एशियन पेंट्स का जो पेंट हैं और पुताई के सामान हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। इस प्रकार से भारतीय कंपनियां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। ये तभी संभव हो पाया है जबकि उदारीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन, कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो वैश्वीकरण ने संभव बनाए हैं और भारतीय कंपनियों को विश्व में अपनी छाप छोड़ने के लिए जिन्होंने से अपना मौका दिया है। ये तभी हो पाया है जब वैश्वीकरण उदारीकरण चल पाया है। वैश्वीकरण के प्रति कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है, लेकिन इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे न्याय संगत बना सकते हैं, इन पर चर्चा कर सकते हैं। कि जैसे सरकार इसको संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रतिभाशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि इससे केवल धनी लोगों को ही लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि आम लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आम लोगों को लाभ ना मिले और केवल इसका लाभ धनी लोगों को ही मिलकर रह जाए। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित से क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि उदारीकरण के और वैश्वीकरण के चक्कर में हम अपने मजदूरों का गला ही घोंट दें, उनके काम के घंटे बढ़ा दें, उनकी सुविधाओं का ह्रास कर दें और उनको कहीं का न छोड़ें। इसलिए हमें देखना होगा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण तो ठीक है, लेकिन इसके लिए यह ना हो कि हम अपने श्रमिकों के अधिकारों का ही अंत कर दें। कुछ छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार ये देखे कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उन्हें तब तक मदद की जाए जब तक कि वो इस कंपटीशन में ठहरने के लायक ना हो जाएं। न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से भी समझौता किया जा सकता है कि कोई नियम यदि तोड़ता है तो उसको उचित दंड भी दिया जा सके। जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में देखना होगा कि वैश्वीकरण ठीक है, उदारीकरण ठीक है, लेकिन ये देश के हित से ऊपर ना हो, जनता के हित से ऊपर ना हो। इसके लिए सरकार और जनता दोनों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। वैश्वीकरण को क्या क्या कारक संभव बनाते हैं? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। ये तो बात सही है। यदि प्रौद्योगिकी ना
उत्पन्न हुई होती इतनी उन्नत अवस्था में, तो क्या वैश्वीकरण हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। जब जब नई मशीनें बनी हैं, नए प्रकार के यंत्र बने हैं, उन्होंने ही वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी ने बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव बना दिया है। आज एक एक पानी का जहाज हजारों कंटेनर ले जाता है। क्या ऐसा संभव था पहले? बिल्कुल नहीं। और यदि ये कंटेनर आज भी संभव ना हो तो क्या विश्व व्यापार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हवाई जहाज़ जैसी सुविधा ना हो तो क्या विश्व व्यापार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज हमारी सूचना प्रौद्योगिकी और जो हमने प्रौद्योगिकी में उन्नति की है, इन्हीं कारणों से केवल वैश्वीकरण संभव बन पाया। इसीलिए विश्व भर के एक दूसरे के देश आपस में एक दूसरे के पास आए हैं, उन्हें तत्काल सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और एक दूसरे से वो बात कर पाते हैं। यदि फ़ोन ना हो, इंटरनेट ना हो, तो क्या अमेरिका का बैठा व्यक्ति दिल्ली के व्यक्ति से बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या व्यापार होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि हम इन वैश्वीकरण को और उदारीकरण को तभी संभव बना पाए हैं जब हमारे पास अच्छी मात्रा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और अनेक संसाधन हमारे पास इस काम के लिए मौजूद हैं। हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस परिवर्तन को ये शायद स्लाइड हमने करा भी दी है। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि पूरा जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है हमने कम्प्लीटली कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी वीडियो। आप इसको बार बार चला के अच्छे से देख सकते हैं। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर लग भी जाते हैं बोर्ड में। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। आशा आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।